उस कोर्स में हर वो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है। बहुत अननेसेसरी डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, वो डिटेल्स नहीं करेंगे जो क्लासेस में करते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट आपके स्कूल एग्जाम्स को पॉइंट करते हुए। और द टारगेट इज कि 2 लेक्चर्स या एटमोस्ट 3 लेक्चर्स में वी विल कंप्लीट वर्क एनर्जी पार्ट। अराउंड 3 to 4 hours वर्क एनर्जी पार्ट कंप्लीट करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद नेक्स्ट आपका अराउंड 5 to 6 hours लेकर जाएगा चैप्टर नंबर 7 विच इज सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। आपकी जो भी बैचेस हैं उनके अंदर ये टॉपिक्स दोबारा से होंगे, बट अभी सिर्फ इसलिए कि आप स्कूल में स्कोर कर दो। लेकिन आप ये ख्याल रखना है कि अप टू चैप्टर नंबर 5 जो कुछ भी आपने क्लास में किया होगा उसमें आपको 100% स्कोर करना है। कोई पॉइंट ना, ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 पर कॉन्सेंट्रेट करो और जो आप कर चुके हो वो सब आप भूल जाओ। उसको तो इतना स्ट्रांग रखो कि उसमें 100% स्कोर कर रहे हो, फिर आप इसको करना शुरू करो। तो इसके साथ साथ आपकी रिवीजन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पुराना आपको कितना याद है या नहीं। सो वर्क एनर्जी इन पावर समझने के लिए जो पुराने टॉपिक्स आपको आने चाहिए, यू शुड नो डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन क्या होता है। दैट्स इट। बस पुरानी ये 2 चीजें आती हैं तो आप आगे आपको समझाना आसान। अच्छा, मैं कॉपी करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो उसमें 2 चांसेस हैं, या तो आप साथ साथ लिखते हुए चले, या ये जो नोटबुक मैं यूज कर रहा हूं ये नोटबुक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन जो भी हम करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, बहुत अननेसेसरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लाइक व्हाट इज वर्क डन, ये हम सब क्लास में करेंगे बहुत डिटेल। वर्क डन जब आप प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वर्क डन 2 पार्ट्स में आता है। वर्क डन की प्रॉब्लम्स एक आती है फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, जो भी फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर वो फोर्स कांस्टेंट है। दूसरा वर्क डन की प्रॉब्लम्स आएंगी व्हेन योर फोर्स इज वेरिएबल। सो देखो, कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट, लेट्स से ये एक प्लेन है, आपने एक बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज, आपने कुछ फोर्स अप्लाई करी बॉडी पर, सम फोर्स है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। और इस फोर्स की वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। जो एंगल है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, दैट एंगल इज थीटा। सो दिस फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स। वो आपसे कहता है वर्क डन कैलकुलेट करो। वर्क डन इज सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट वुड बी एफ डॉट एस। वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। That's it. If it is a constant force, then work done is Fs cos theta. Excuse me, sir. Yes. Sir, how is the force applied diagonally, like on an angle? Like it's like कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको आप ये देखो, ये एक ब्लॉक है मेरे पास, मैं इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ ना, एक स्ट्रिंग से इसको पुल करना शुरू करूंगा और हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा हूँ। Yes, sir. लाइक ये है, इस पर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है, मैं स्ट्रिंग से इसको यहाँ खींचूं और ये डिस्प्लेस हो रहा होगा हॉरिजॉन्टली। तो फोर्स का एक कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, जो इसे डिस्प्लेस कर रहा है। सर इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा विच इज एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। वो यहाँ से भी आपको दिखता है, Fs cos थीटा है ना, सो F cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। देखो कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल क्या था, मैं आपसे कहता बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स है अगर मैं आपसे कह रहा हूं जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स 10x न्यूटन फॉर एग्जांपल। लाइक आप x चेंज करोगे, फोर्स की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो जब भी वेरिएबल फोर्स बॉडी पर एक्ट करेगी तो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है, वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx। बेसिकली आप एक स्मॉल पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, देन यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम x1 टू x2। तो ये डिफरेंस है। कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली f डॉट s Fs cos थीटा, बट अगर वेरिएबल फोर्स है
तो आप एक स्मॉल पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इसे आप लिख सकते हैं इट्स x1 to x2 f dx cos theta। अब इसमें कुछ चीजें और हैं। When I'm writing dx, that means I'm assuming that body is moving along x-axis. But अगर body x-axis के along नहीं जा रही, say it's moving along y-axis. So you can write this as work done is integral of y1 to y2 f dot dx, f dot dy. तो आप इसे लिख सकते हो, it's y1 to y2, it's f dy cos theta. Similarly, if it is moving along z axis, तो आप यूज करोगे f dot dz. It's integral of f dot dz from z1 to z2. इसके बाद लेकिन अगर बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही है, ये तब आप यूज कर रहे हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये आप तब यूज कर रहे हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, ये आप तब यूज कर रहे हैं व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। लेकिन अगर बॉडी एक प्लेन में मूव कर रही है, आई एम श्योर हर स्टूडेंट जो यहाँ बैठा हुआ है मोशन इन अ प्लेन कर चुका है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है प्लेन में कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है, सो इन दैट केस 3D अगर एक्स वाई जेड सब चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर वेयर आर इज फ्रॉम r1 टू r2। अब ये dr कुछ भी हो सकता है। 2D में दिस dr could be dx plus dy, in 3D this dr could be dx plus dy plus dz। ये आपका dr होता चला जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए। Sir, for the Yes. integration, we can take cos theta outside because it's a constant, right? Yes, it's not always a constant. If it is a constant, then you can take it outside, but it's not always a constant. Sometimes this theta depends upon x. Okay, sir. In that case, you can't take it outside. इसको नोट करो जल्दी से। जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, देखो वर्क एनर्जी इन पावर सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, सिर्फ वो टॉपिक्स करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, कोई अननेसेसरी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं। सो ये जो नोट्स होंगे ये एक ब्रेन मैप बनता चला जाएगा आपके रिवाइज करने के लिए। सो फोर्सेस दो तरह से, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन इज एफ एस cos थीटा। इफ योर फोर्स इज वेरिएबल then your work done is integral of f dx or integral of f dy. So that means that in constant force, the magnitude of force is like constant. It doesn't vary over time. While in variable force, it can be anything. Yes. It is When I say constant. constant force, yes, that means it's independent of time and position. When you say it's variable, then variable it can vary with position as well as time. So in this case, this depends upon position. It's a variable force which depends upon position, or it could be a force which depends upon time. In both cases, it's variable. For variable, we'll solve in this way. Okay, sir. और प्लीज जहां आपको डाउट हो वहां पूछो, अदरवाइज इट्स यूजलेस हो जाएगा सब। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस लेक्चर के बाद फिर आप बैठकर रिकॉर्डिंग सुनोगे कि आपको वर्क एनर्जी बाहर नहीं आया। जहां नहीं आ रहा वहां पूछो मुझसे। सिंस आई हैव अ टारगेट, तो मैं एक एक बच्चे से नहीं पूछ सकता कि आया या नहीं आया। सो ये दो ब्रॉडली वर्क डन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, कांस्टेंट फोर्स का केस है और एक वेरिएबल फोर्स का केस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांस्टेंट फोर्स पर। फर्स्ट इज फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अब फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड होता है, फोर्स देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, थीटा देगा, आपसे कैलकुलेट करवाएगा, वो तो नहीं आता। आपके पास क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि उसने कहा एक फोर्स है, लेट्स से 2i कैप minus 3j cap plus 4k cap Newton. It displaces body from
point A, the coordinates of point A are 213 meter. To point B, here coordinates are, let's say, 321 meter. Calculate work. जब भी आपके पास कभी क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट वर्क डन, मतलब आप जितने भी बैठे हुए आप में से 30% स्कूल्स बच्चे ऐसे होंगे इनके स्कूल्स में एक क्वेश्चन वर्क डन पर आपको मिलेगा. पहले आप आइडेंटिफाई करो वेदर दिस क्वेश्चन इज ऑन कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स. सो देखो यहाँ जो आप यूज कर रहे हो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स. ये वर्क डन आपका कांस्टेंट फोर्स के लिए कांस्टेंट फोर्स है. सो कांस्टेंट फोर्स के लिए जब आप सॉल्व करते हो तो आपके वर्क डन का एक्सप्रेशन है, इट्स वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. किन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट? आप ए से लेकर बी तक लेकर जा रहे हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए से लेकर बी तक. फोर्स तो गिवन है, प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हो. 213 कोऑर्डिनेट्स हैं. अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो. पोजीशन वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप मीटर. बी पॉइंट है, इसका आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो. दिस इज 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप मीटर. पोजीशन वेक्टर्स आपने दोनों के लिख लिए. आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए फ्रॉम ए टू बी. ये टॉपिक आप जस्ट आफ्टर वेक्टर्स करते हो. वेक्टर्स की पहली एप्लीकेशन यही है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Displacement vector from A to B is final position vector minus initial position vector. So final position vector is 3i cap, 2j cap plus k cap minus 2i cap plus j cap plus 3k cap. Subtract कर दो 3i cap minus 2i cap is i cap, 2j cap minus j cap is j cap, k cap minus 3k cap is minus 2k cap. ये displacement आ गया from E to. So you have displacement, you have force, आप work done calculate कर दो, dot product हो जाएगा. Force हुआ आपका it's 2i cap minus 3j cap plus 4k cap dot it's I cap plus j cap minus 2k cap. So this is work done. The coefficient of I cap is 2, the coefficient of I cap is 1. When you take dot product, we multiply the coefficient of I cap with I cap, so it's 2 into 1. J cap is minus 3, the coefficient of J cap here is 1, so multiply minus 3 and 1. Coefficient of K cap is 4, coefficient of K cap is minus 2, so multiply 4 into minus 2. So it comes out to be 2 minus 3, it's minus 1, minus 8, which is minus 9. So that's work done. कांस्टेंट फोर्स पर ऐसा नहीं देगा तुम्हें कि वो फोर्स दे, डिस्प्लेसमेंट दे, थीटा एंगल दे और कहे मल्टीप्लाई करो. वो काम कराएगा, उसने 9th में पास करा दिया. अगर इजीएस्ट क्वेश्चन आता है तो एक तो ये आता है कांस्टेंट फोर्स पर, जिस पर आपको कार्टेशियन फॉर्म में करवाएगा. चलिए इसको लिखिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए सर, और डाउट्स बताते जाओ. जहां जहां डाउट्स आ रहे हैं मुझे डाउट्स बता दो. Sir, but how do we know that this is a constant force? Because it does not depends upon position. See, there is no x, y, z in this, है ना? There is no time dependent term in it. 2 is constant, I cap is a constant direction, Yes. the constant number, J cap is a constant direction, 4 is a constant number, K cap is a constant direction. So constant है, बिल्कुल constant term. और doubts बताओ मुझे. Just scroll. ये सेप्ट पढ़ने वाला मंथ होता है क्लास 11 में. जितना अच्छा तुम स्कोर करोगे ना अपने मिड टर्म्स में, तुम्हारा फाइनल पे प्रेशर उतना ही कम होगा. लिख लिया होगा आपने इतना. सो दैट्स वन क्वेश्चन ऑन कांस्टेंट फोर्स. एक और क्वेश्चन होता है कांस्टेंट फोर्स में जिसमें वो आपको इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है. अब दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑन कांस्टेंट फोर्स, इसमें इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज करेगा. It's 4 into minus 2. No. 4 into minus 2, na? There is minus 2 also. Minus 8.
The next question is on inclined plane. So you have an inclined plane. The angle of inclination is some theta. This is body of mass m. Weight downwards act कर रहा है mg. ये आप सब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में करते हैं. जब आपने वेक्टर्स पढ़ा होता है तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये किया होता है. वो आपसे कहेगा ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करो बॉडी को लेट्स से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाने में, और ये डिस्प्लेसमेंट कुछ एल दे दिया, तो ये आपका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है. तो देखो आप क्या कर सकते हो, दो तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. एक आप कर सकते हो वेट को रिजॉल्व करो. देखो इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये भी थीटा होगा. जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है वहां कंपोनेंट जब आप रिजॉल्व करते हो यू गेट cos थीटा. perpendicular direction में sin theta. So this is not work energy in path. This is basic resolution of vectors in 2D. mg cos theta displacement के perpendicular act कर रहा है. Angle 90 डिग्री है, वर्क डन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. mg sin theta वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेगा. देखो mg sin theta डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है. So work done is fs cos theta. तो यहां जो वर्क डन होगा that work done is force into displacement into cos theta. Force देखो कितना है, mg sin theta. Displacement कितना है, L cos. L और mg sin theta में एंगल चाहिए, एंगल between the displacement and mg sin theta. mg sin theta is acting down the plane. Displacement is acting up the plane. So they are acting in opposite directions. When they are acting in opposite directions, angle between them is 180 degree. So your work done cos 180 is -1. So your work done is mg sin theta multiplied by L multiplied by -1. So your work done will be minus of mgl sin theta. That is the expression of work. Minus of mgl sin theta. This is work done due to mg sin theta component. It's work done due to mg sin theta. Now, I need work done due to this mg cos theta component. I need work done due to mg cos theta. So again, work done is fs cos theta. Theta is the angle between this displacement and this mg cos theta. So work done is force. Your force is mg cos theta. Displacement from A to B, displacement is L. Theta, see, displacement and this mg cos theta are perpendicular. Displacement is along the inclined plane. And this mg cos theta is perpendicular to the inclined plane. Angle is 90 degree. So work done comes out to be 0. इसीलिए मैं कह रहा था कि ये mg cos theta work done में contribute नहीं करेगा. If your force is perpendicular to displacement, then work done by the force is 0. सिर्फ वही component contribute करेगा जो perpendicular नहीं होगा. So sir, I had a doubt. हाँ. Sir, shouldn't mg sin theta and displacement be in the same direction? No, it's going upwards. कुछ और भी forces body पर act कर रही होंगी जिसे ऊपर लेके जा रही है. I'm saying that body is going upwards. So, okay, sir. Possible की weight है, आपने कोई और भी force apply की हुई है, वो force उसे ऊपर लेके जा रही है. So sir, we're only finding here the work done by the gravitational force, By the and gravity. not the external. Not by the external force, right? So we're calculating work done by gravity. So that's again a constant force question on constant force. से पहले जो कराया था, अगर पेपर इजी बनता है तो उस टाइप का देगा, अगर टफ बनता है कुछ तो फिर आपको ये इंक्लाइंड प्लेन पर वर्क डन कैलकुलेट करवा देगा. नोट इट डाउन. Sir, if we had to find for the net force, we would have to vector sum the external as well as the gravitational. Net force, right? Then you will calculate work done due to the external force, work done due to the gravity, and then you will add them up algebraically. Okay. Because work done is a scalar.
सो अगर आपका लक बहुत अच्छा है, इजी क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरह का होगा। अगर टफ होता है कांस्टेंट फोर्स पर तो फिर वो इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है। Sir, can you explain this question again? See, this is weight of the body. Weight is acting in downwards direction. वेट के आपको कंपोनेंट्स चाहिए। एक कंपोनेंट चाहिए अलोंग द प्लेन, एक कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर टू प्लेन। दिस एंगल इज थीटा, तो देखो ये कितना होगा, 90 होगा। ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। दिस होल इज 90 डिग्री। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, थीटा। अब आप वेट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। ये एंगल थीटा मिल गया। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है वहां कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक कंपोनेंट वुड बी mg sin थीटा। आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो। देखो वर्क डन जब आप mg sin थीटा की वजह से वर्क डन लोगे, सो दिस इज mg sin थीटा। बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम a टू b, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज l। कांस्टेंट फोर्स है तो मैं ऐसे यूज कर रहा हूं। फोर्स इज mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट इज l, इट्स cos 180, mg sin theta, l cos 180 is -1, so this is the work. Yes, Munib, is it clear? Sir, cos theta क्यों है? Work done का एक्सप्रेशन है। वर्क डन इज fs cos थीटा। जब आप डॉट ओपन करोगे थीटा आएगा। थीटा हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। सो दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अच्छा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा अलग अलग है। इसको मैं कुछ और बना देता हूँ, fs cos phi लिख देता हूँ। ठीक, इज द एंगल बिटवीन mg sin थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे मैं phi लिख देता हूँ। इट्स द एंगल बिटवीन mg cos थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट। यस, अभी कोई डाउट है इसमें? Sir, No, scroll. sir. Sir, यस, just scroll. सर एक बार वर्क डन ड्यू टू cos थीटा वापस समझा दिया। देखो mg cos थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है? इट्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। सो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो मैंने mg cos थीटा लिया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, ये mg cos थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एंगल 90 डिग्री। cos 90 लिख दिया। cos 90 is 0 to 0। यस अदनान, जी समझ गया सर, थैंक यू। चलो ये हो गया। सो ये टफ है। लाइक अगर टफ आता है कुछ कांस्टेंट फोर्स से तो ये उठा कर दे देगा। बट अगेन, ना मैं जेई पे जा रहा हूँ ना मैं नीट पे जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा है। कांस्टेंट फोर्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स पर कैसे आए? वो आपसे कहेगा फोर्स दे दिया आपको, लेट्स से 2x या 3x स्क्वायर न्यूटन दे दिया। 3x स्क्वायर न्यूटन दे दिया। कहता है कैलकुलेट वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम x equal to 1 to x equal to 2। अच्छा प्लीज चैट रूम में जल्दी से लिखकर बताओ, दिस इज 3x इज अ वेरिएबल फोर्स। अगर ये वेरिएबल फोर्स लगता है आपको तो किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम या पोजीशन पर? कोई नहीं सालिक। इफ इट इज वेरिएबल तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। तो जब आपके पास क्वेश्चंस आए ना वेरिएबल फोर्स पर, तो पहले तो आप यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि वेरिएबल फोर्स डिपेंड किस पे कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है और पोजीशन पर। क्योंकि पोजीशन पर अगर डिपेंड कर रही है दैट मींस क्वेश्चन इजी है। अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो फिर उसमें स्टेप्स ज्यादा इन्वॉल्व। सो देखो वर्क डन का एक्सप्रेशन एफ डॉट, सिंस द मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस वी विल यूज dx। x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 के लिए कर रहा है। अब देखो फोर्स भी x के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट भी x के अलोंग है, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल विल बी 0 डिग्री। तो 1 to 2 it's f dx cos 0।
So yeah, gets 1 to 2. It's f dx. फोर्स की वैल्यू रखो. फोर्स है 3x स्क्वायर इंटू dx. 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो. x स्क्वायर है, इंटीग्रेट करो. x स्क्वायर का इंटीग्रल इज x क्यूब ओवर 3. So I'm assuming कि आपको इंटीग्रेशन आता है, आपको डिफरेंशिएशन आता है और आपको वेक्टर्स आता है. So this 3 will cancel this 3. So we have x cube, limit is from 1 to 2. आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, इंस्टेड ऑफ x आप 2 रखो, so it's 2 cube. 1 रखो, it's 1 cube. 8 minus 1 is 7. तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि वो फोर्स x एक्सिस पर डिपेंड कर रही है, तो आप x के लॉन्ग से इंटीग्रेट कर दीजिए. इतना लिखो और मुझे डाउट्स बता दीजिए. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. देखो, फोर्स आपको गिवन है, F is 3x स्क्वायर न्यूटन. इट्स अ वेरिएबल फोर्स. फोर्स डिपेंड कर रही है पोजीशन के ऊपर. तो वर्क डन इज F डॉट dx. वेरिएबल फोर्स के लिए आप इंटीग्रल्स सर यूज हमें करेंगे. कैसे पता है पोजीशन पे? x आ रहा है, x पोजीशन रिप्रेजेंट करता है. x कोऑर्डिनेट है ना, ओके सर. कोऑर्डिनेट पोजीशन. अच्छा, इन सब की डेरिवेशंस लाइक एक्सप्लेनेशंस हैं कि वेरिएबल के लिए ऐसे ही क्यों लेते हैं, बट अभी के टाइम के लिए वो डिस्कशंस अननेसेसरी हो जाएंगे. जब आप क्लासेस में करोगे देन वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो F is 3x स्क्वायर न्यूटन. पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है. x एक्सिस के लॉन्ग F डॉट dx लेंगे. यस देवन, अगर 3y स्क्वायर होता तो dy लेते. दिस इज F dx cos 0. cos 0 is 1, so it's F dx. फोर्स की वैल्यू रख दो 3x स्क्वायर, dx से मल्टीप्लाई कर दो. 3 कांस्टेंट है, अलग ले जाओ. cos 0 क्योंकि दोनों x एक्सिस के लॉन्ग है. फोर्स भी x एक्सिस के लॉन्ग है, displacement भी x axis के along है. If both the vectors are acting in same direction, so angle between them is 0 degree. ठीक है उमर? So ये 3x square dx हो गया. 3 constant है, बाहर ले गए. x square का integral is x cube over 3, 1 to 2. So that's 8 minus 1, 7. और ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में cos 180 लेंगे. 180 लेंगे, right? Vectors are acting in opposite direction, then angle between them is 180 degree. Any other doubt? सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर क्या निकाल वर्क डन. लास्ट क्वेश्चन में वर्क डन कैलकुलेट किया था ड्यू टू वेट ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशन. और यहाँ आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं इस वेरिएबल फोर्स की वजह से. तो सर अगर थीटा का कोई वैल्यू है स्पेसिफिक, तो सर वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे? थीटा की यहाँ- स्पेसिफिक वैल्यू है. अच्छा, Yes, sir. 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री इसकी बात कर रहे हो? Yes, sir. वो गिवन Yes, sir. डायग्राम बनाकर देगा, आपको दिखाएगा कि थीटा की वैल्यू क्या है. Okay, sir. मेंशन कर देगा फोर्स इज इंक्लाइंड एट लेट्स से 60 डिग्री द डिस्प्लेसमेंट. और किसी का डाउट? सर अगर हमें जब थीटा की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी करेंगे तो हमें 0 ही लेनी होगी ना? नहीं अनवी, 0 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है. वो कुछ आपको इतना डेटा देगा कि आप थीटा की वैल्यू डिसाइड कर पाओ. जैसे यहाँ पर एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरी वाली फोर्स भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वो आपको इतना डेटा दे रहा है कि अच्छा दोनों फोर्स भी एक्स के लॉन्ग है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के लॉन्ग है. दैट मींस दे शुड बी पैरेलल, एंगल इज 0 डिग्री. वो इतना डेटा देगा आपको, कुछ हिंट देगा टू कैलकुलेट थीटा. रैंडम नहीं ले सकते. ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से हमेशा थीटा को 0 डिग्री या 180 डिग्री लेते. यहाँ लॉजिक क्या है? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो यू कैन से दैट एंगल इज 0. ओके ओके सर. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरिएबल फोर्स में ये इजी क्वेश्चन है. अगर वेरिएबल फोर्स पर इजी बनता है तो या तो x पर डिपेंड करेगा या y पर या z पर. अगर टफ बना वेरिएबल फोर्स पर तो ऐसा होगा, क्यों कहेगा फोर्स इज लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन. मुझे लिखकर दिखाओ चैट रूम में कि तुम्हें क्या लगता है, ये इसमें आप dx यूज करोगे, dy यूज करोगे, dz यूज करोगे या दोनों यूज करोगे? फोर्स दोनों i कैप और j कैप दोनों कंपोनेंट्स. सर कैन यू रिपीट सर, थोड़ी सी आवाज कट कट कर रही है. एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ. कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम x equal to
1 2 3 2 मीटर। और इसमें मैं ना कुछ वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, अभी तो ये So कांस्टेंट। you are host or co-host? जस्ट 1 सेकंड, मैं चेक कर लूँ मैं हूँ क्या अभी। 2x I cap plus 3y square j cap. Post. So I am the host now. Yes, host. So faculty को आप भेज दो। Faculty is the host, faculty को भेज दो। तो आपने from 2 के बाद क्या लिखा है? From 2, 1 point के Okay. coordinates given है 2 3 2 मीटर। अब पहले तो आप ये x और y देखकर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको देखते ही आपको समझ में आया ओके कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। देखते ही आपको ये समझ में आया ओके दिस इज बेस्ड ऑन वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स में भी आपको ये डिसाइड करना है ओके दिस इज वन डायमेंशनल प्रॉब्लम और इट्स टू डायमेंशनल प्रॉब्लम। इट्स टू डायमेंशनल प्रॉब्लम, आई कैप भी है जे कैप भी है। अब टू डायमेंशन प्रॉब्लम में अब आपको सोचना है जो इतने सारे मैंने वेरिएबल फोर्स पर लिखवाया था, एक्स वाला यूज करेंगे, वाई वाला यूज करेंगे, जेड वाला यूज करोगे या आप ये यूज करोगे, आपको इसे यूज करना पड़ेगा क्योंकि न सिर्फ एक्स के लॉन्ग है न सिर्फ वाई के लॉन्ग है, दोनों आ रहे हैं। तो आप वर्क डन को ऐसे लिखोगे योर वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। दैट्स योर वर्क डन। और कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है 2, इसको ऐसे लिखते हैं x equal to 2। सर एक्चुअली आई डिडंट अंडरस्टैंड सर, ये वेरिएबल कैसे है सर? देखो f x पर डिपेंड कर रहा है, सर वो x है। x है 2x और 3y स्क्वायर, तो ये x तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल है। तो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स। तो इसे आप लेकर जा रहे हो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 तक, यहां तक आप इसको इंटीग्रेट करो। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो देखो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका dr क्या है। dr सिर्फ dx नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स x के लॉन्ग भी चेंज हो रही है, y के लॉन्ग भी चेंज हो रही है। तो आप dr को कुछ ऐसे लिखोगे dr is dx I cap plus dy j cap। just put the value of dr in। so work done is इंटीग्रल, इसको हम डबल इंटीग्रल कहेंगे क्योंकि आपका x भी वेरी कर रहा है 2 से लेकर 3 तक, आपका y भी वेरी कर रहा है 1 से लेकर 2 तक। कैसे पता चला x वेरी कर रहा है, उसने पॉइंट्स दिए, यहां से यहां ले जाना है। तो पहले x कोऑर्डिनेट 2 था और बाद में x कोऑर्डिनेट 3 हो गया, तो x 2 से 3 जा रहा है। y कोऑर्डिनेट पहले 1 था, y कोऑर्डिनेट 2 हो गया, तो y 1 से 2 तक जा रहा है। फोर्स की वैल्यू रख दो, फोर्स है 2x I cap plus 3y square j cap, 3y square j cap dot dx I cap plus dy j cap। सो ये वर्क डन हो गया आपका। I cap का कोफिशिएंट 2x है, I cap का कोफिशिएंट dx है। डबल इंटीग्रल x is from 2 to 3, y is from 1 to 2। So I cap का कोफिशिएंट is dx here, I cap का कोफिशिएंट is 2x, तो ये आ गया 2x dx प्लस j cap का कोफिशिएंट is 3y square, j cap का कोफिशिएंट is dy, so that's 3y square into dy। आप इसे सिंपली दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दो, एक इंटीग्रल एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, दूसरा इंटीग्रल वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो आप लिख सकते हो इट्स इंटीग्रल x इक्वल टू 2 to 3 2x dx प्लस इट्स इंटीग्रल y इज इक्वल टू 1 to 2 इट्स 3y स्क्वायर dy। नोट इट डाउन, इतना लिखिए, फिर मैं इंटीग्रेट करता हूँ। और मुझे डाउट, इसको नोट करते जाओ, जहां जहां आपको डाउट्स आते जा रहे हैं वहां डिस्कस करते जाओ। सर ये dr is equal to dx I cap plus dy j cap कैसे आया? मुझे फोर्स पता है कि फोर्स आई कैप के अलोंग भी है और जे कैप के अलोंग भी है। दैट मींस फोर्स इज एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन। तो जो आपका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए वो भी एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, इसलिए मैंने एक्स के लिए dx ले लिया, वाई के लिए dy ले लिया। ओके सर। अगर ये फोर्स एक्स वाई जेड सब होता, तीनों आ रहे होते,
तो फिर आप dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप सब लेते सर स्क्रॉल So- सर अगर x और y में से एक भी कोई कांस्टेंट होता तो हम सिंगल इंटीग्रेशन ही करते ना, क्रॉस द वन चेंजिंग। नहीं 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 नहीं, फिर आप पूरा लिखते हुए एक अलग बात है कि जब आप इंटीग्रल करते हैं तो वो कांस्टेंट होकर बाहर हो जाता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर ना लेट्स से मैं लिखता 2i कैप प्लस 3y j कैप, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 2 के लिए कांस्टेंट वाला यूज करो। कर सकते हो आप, बट वो आपकी प्रॉब्लम को लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। एक भी वेरिएबल है ना, इंटीग्रल कर दो, वो आपको फाइनल रिजल्ट निकाल कर खुद बता देगा क्या है। सर हम x वाला पार्ट कॉमन लेके बस वो अंदर सब्ट्रैक्शन होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, सिंपल सब्ट्रैक्शन। सो असीम सिर्फ ये किया मैंने, dr की वैल्यू ले ली, dx i कैप प्लस dy j कैप, dx f की वैल्यू रख दी 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर, और ये dr की वैल्यू रख दी, डॉट ले लिया। देखो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ वो यूजुअली आपके स्कूल एग्जाम से होता है, जो मैं सेकंड करा रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ अच्छा बहुत टफ बना तो कुछ ऐसा आ जाएगा। जो भी हर टाइप में जो सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। स्कूल एग्जाम्स में टफ होता है कुछ तो कंसेप्चुअल्स बहुत टफ डालते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। सर 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप कैसा है, एक बार बता देंगे? ये तो गिवन है, आपको फोर्स तो गिवन है, आपको दी हुई है सॉरी कि 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर। अच्छा चलो असीम फिर तो कर लो, अच्छी बात है। सर स्क्रॉल उर्वशी, यशिका, नोमा, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं समझू सब आता है, सब समझ में आ रहा है। Sir, I was asking that why are we using dot product here? Why not cross product? It's because work done is a scalar quantity and the result of a cross product is a vector. Okay, sir. If you take cross then it would be a vector quantity, but work done is a scalar. सूरज, थ्योरी के जो क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो मैं आपको भेज दूंगा, आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर कर लेंगे मॉर्निंग तक, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। देखो ये वो टाइम होता है जब आपके पास ना आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए आपके फॉर्मूले की, इफ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स। MP3 रिकॉर्डिंग्स हो जो आपने खुद करी हुई हो, कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। चलते टहलते आप सुनते रहो, एटलीस्ट आपको रिलेशंस याद रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। दिवांश कोई इशू नहीं है? No, sir. अच्छा इसके बाद मैं छोड़ूंगा, मतलब मैं बीच बीच में कहीं कहीं न्यूमेरिकल छोड़ दूंगा, जैसे ये नाउ आई अज्यूम कि आप इंटीग्रेशन जानते हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो चैप्टर नंबर 4 तक जितना आपको आता है ना, जब प्रॉब्लम वहां आ जाएगी तो मैं छोड़, यस असीम मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी नोटबुक शेयर कर दूंगा। ओके सर। इसके बाद तो ये तो वर्क डन पर आ गए, कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और आता है जिसमें फोर्स ना कभी कभी टाइम का फंक्शन दे देता है, इट्स वेरी रेयर, लेकिन कभी कर देता है कि फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम है। लाइक उसने ये दे दिया F इज इक्वल टू 2t, अब करो सॉल्व। तो ये बताओ इट्स अ कांस्टेंट फोर्स और अ वेरिएबल फोर्स, क्या लगता है आप लोग? वेरिएबल। इट्स अ वेरिएबल फोर्स है ना, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करी, टाइम पर डिपेंड करी, ये टफ हो जाएगा। वेरिएबल फोर्स में थोड़ा सा चीजें टफ हो जाती है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पता है यार, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है F डॉट dx, x1 सम x1 to x2, बट व्हेन यू हैव t तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि t के इंटीग्रल के लिए यू शुड हैव dt है। अगर आपको t का इंटीग्रल चाहिए फॉर इंटीग्रल ऑफ t, यहां कहीं ना कहीं dt होना चाहिए, तो आप यहाँ dt बनाओगे। स्टैंडर्ड ट्रिक्स हैं dt बनाने के लिए, dt से डिवाइड करो, dt से मल्टीप्लाई। अब dx बाय dt क्या होता है, ये जल्दी से स्ट्राइक करना चाहिए ब्रेन में। dt क्या होता है? Velocity. Velocity. तो ये ऐसे जाना चाहिए, फोर्स डॉट वेलोसिटी इनटू dt।
अब यहां पर किसी तरह से टाइम इंक्लूड करना होगा। फोर्स का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन डॉट v इनटू dt। अब जब वो ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो आपको इतना डेटा देता है कि आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर पाए। तो आपको इतना डेटा जरूर देगा, जैसे फोर्स तो दे दिया उसने कि आप कहीं से वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाओ, ये डेटा जरूर देगा आपको वेलोसिटी के लिए। स्टैंडर्ड स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। फिर असल में करता है, आपको x की इक्वेशन दे देता है, तो वहां से आप वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट ये स्टैंडर्ड स्टेप्स याद रखिएगा, आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी कि अगर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिख रहा, प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, then try to convert your dx in terms of dt. That you will do by dividing and multiplying with dt. So dx by dt is v, so that would be f dot v into dt. F is mass into acceleration dot v into dt. फिर वो इतना डेटा देगा कि आप ma तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी के लिए डेटा देगा ताकि आप सॉल्व करो। इसे लिख लो, कीप दिस थिंग इन माइंड कि dt में कन्वर्ट कैसे करना है। Sir, यस sir, is it necessary to convert it into MA or not? अब वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर तो आपको फोर्स दे दिया ना, अगर वेलोसिटी का भी हिंट देता तो यही सॉल्व हो जाता था। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t दे दे, तो पहले आप यहां से डिफरेंशिएट कर v निकालोगे, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर a निकालो। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आप इस स्टेप से यहां आओगे या नहीं आओगे। फोर्स दिया है तो यही सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो पोजीशन दे रहा है तो आपको यहां तक आना पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑन वर्क डन। अब इसके बाद आप रीड करोगे एनसीईआरटी से द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। कुछ एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन कब होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, पॉजिटिव वर्क डन के लिए एंगल थीटा एक्यूट होना चाहिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट है तो पॉजिटिव वर्क, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क डन के लिए अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वर्क डन पर और आते हैं, विच आर ग्राफिकल। चैप्टर नंबर 3 में जब आपने ग्राफ करा होगा तो आपने सीखा होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है। एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ग्राफिकल मेथड से भी आपको क्वेश्चन देता है, तो ग्राफ में याद रखिएगा एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, दैट एरिया इज वर्क। एक चीज और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर जो एरिया होगा उसे आप पॉजिटिव लोगे, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे जो एरिया होगा दैट्स नेगेटिव। एरिया above displacement axis is positive and area below displacement axis is negative. So displacement axis के ऊपर एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे एरिया नेगेटिव होगा। लेट्स से उसने ऐसे दे दिया आपको, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फोर्स। कहता है यार ये ना ऐसे करके ग्राफ दिया होगा, बताओ वर्क डन कितना होगा। कुछ ये लिख दिया, इसको उसने मैं थोड़ा सिंपल बना देता हूँ, मुझे ज्यादा ना करना पड़े। ऐसे दे दिया, तो ये लेट्स से 10 है, ये 0 है, ये 5 दे दिया, ये 8 दे दिया, ये -5 दे दिया। वर्क डन निकालने को कह रहा है, तो वर्क डन के लिए आप क्या करो, ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करो, ऊपर वाले एरिया को आप पॉजिटिव ले लो, नीचे वाले एरिया को आप नेगेटिव ले लो, टोटल एरिया आपका वर्क डन देगा। देखो ऊपर वाला एरिया क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ। देखो एक साइड 5 है, दूसरी साइड 10 है, तो ये एरिया हो जाएगा 10 × 5। ये एरिया चाहिए, ट्राइंगल है,
बिलो द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, नेगेटिव है, माइनस हाफ। बेस कितना है देखो, 5 से 8 तक सेपरेशन कितना है, 3। ये पूरा कितना है, 5, सो इट्स 3 इंटू 5, ये आ गया -7.5। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, 50 माइनस 7.5, तो ये आ जाएगा 42.5, है ना। ये वर्क डन है। चलो इतना लिख लो। मैं यूनिट्स नहीं लिखवा रहा, ना मैं बताऊंगा क्वांटिटीज की, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस जब आप लोगों ने किया होगा तब आप यूनिट्स डिस्कस कर चुके हो। इसे लिख लो। तो अगर वो एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे देता है और कहता है अब निकालो वर्क डन, इजी काम है, आप एरिया निकालो। और एरिया ऐसे ही निकलेगा, कभी ट्रायंगल में ब्रेक होगा, कभी रेक्टेंगल, कभी ट्रेपेजियम, इन शेप्स में ब्रेक होकर निकालेंगे। ऐड करते हुए ख्याल रखोगे कि above the displacement axis it's positive, below the displacement axis it will be negative. Sir, is it possible the graph may be given with respect to distance? No, not with distance. It's always with displacement. Distance नहीं होगा। वेलोसिटी तो दे सकता है, पर डिस्टेंस नहीं देगा। सर थीटा 90 डिग्री तब होता है जब वो प्लेन पे लाया करता है एक्सिस पे। थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री कब होता है सर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक जी सर, ठीक। फोर्स इधर एक्ट कर रही है, बॉडी ऊपर जा रही है। जैसे वो पुली पॉटर वाला केस होता है, पुली जब चल रहा है वेट उठाकर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसका परपेंडिकुलर है। ओके, दिस इज इट, वर्क डन हो गया आपका। इसके बाद वर्क डन पर ये क्वेश्चंस आएंगे, वर्क डन पर ये केसेस होते हैं। वर्क डन पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आप ये पढ़ोगे, मैं कुछ राइटअप भेजूंगा आपको, लेकिन वो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, कब वर्क डन पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो। वर्क डन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क एनर्जी पार्ट में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां से मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। सो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक होगी और एक पोटेंशियल। सो दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कॉज होता है मोशन की वजह से आती है। Potential energy we will study, it's due to conservative force. What is conservative force? That we will study. अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा, एक चीज और है, ड्यूरिंग दिस कोर्स मैं डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा, आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी डेरिवेशंस के लिए, क्योंकि डेरिवेशंस में ऐसा कुछ नहीं होता जो मुझे सिखाना पड़े बहुत डिटेल में, सीधी सीधी डेरिवेशंस होती हैं। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है चैप्टर वाइज लिस्ट के साथ आपको राइटअप भी आ जाएगा, आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दे आर वन मार्कर क्वेश्चंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डिपेंड करती है आप कहां से देख रहे हो। आप ग्राउंड से देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। एक बुलेट फायर कर दिया, आप ग्राउंड से बुलेट को ऑब्जर्व कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। आप बुलेट के ऊपर बैठ जाओ, काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो जाएगी। असीम, वी विल डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही आऊंगा मैं डिस्कस करूंगा। अभी पहले काइनेटिक एनर्जी समझ लो ना, आज ही होगा डिस्कस, 15 मिनट काइनेटिक एनर्जी, 15 मिनट पोटेंशियल एनर्जी। सो इट डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? दूसरी चीज आपके पास अब क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन पर। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², वो आपसे कहेगा इसे मोमेंटम की टर्म्स में कन्वर्ट करो, तो m से डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया m² v² डिवाइडेड बाय 2। mv मोमेंटम होता है,
तो आप इसे लिख सकते हो p स्क्वायर ओवर 2, where p is momentum of the body. p is the momentum of the body. तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. दैट्स द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. अगर आप मोमेंटम लेना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. स्क्वायर है तो यहाँ रूट लगा दो. तो ऐसे आप मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर. वो कहते हैं एक बॉडी है उसका मोमेंटम 10% से इंक्रीज कर दिया. मोमेंटम इंक्रीज किया बाय 10%. कहता है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे ज्यादा चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस के होते हैं जहां कहेगा मोमेंटम डबल कर दिया, बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा. काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, मोमेंटम में क्या चेंज आएगा. कहता है मास डबल कर दिया, बताओ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा. सो फर्स्ट इस सीरीज के क्वेश्चन में मोमेंटम इंक्रीज बाय 10%, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो आप ऐसे लिखो, फर्स्ट k1 लिखो काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल मोमेंटम था p1 स्क्वायर बाय 2. दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन. मोमेंटम चेंज कर दिया आपने k2, तो फाइनल हो जाएगा p2 स्क्वायर बाय 2. अब आपका काम सिर्फ इतना है कि p2 को p1 से रिलेट करो. p2 और p1 में रिलेशन क्या है? 10%. P2 is P1 plus 10% of P1. इसको आप लिख सकते हो, it's 10 by 100 into P1. So that's 110 P1 divided by 100. So this will cancel out. So you get P2 is 11 P1 by 10. P2 is 11 P1 by 10. That is equation number 3. आप कर क्या सकते हो? 3 को 2 में रख सकते हो. 3 को 2 में रख दो. तो जब आप 3 को 2 में रख दोगे तो K2 आ जाएगा. K2 हो गया P2 स्क्वायर, which is 11 P1 divided by 10 square divided by 2m. So 11 P1 square is 121 P1 square divided by 100 into 2. That is equation number 4. अब आप सिर्फ एक काम करो, तो आपको ये K2 मिल गया, ये आपको K1 मिल गया. अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो. परसेंटेज चेंज अब कैलकुलेट करो. सर हमने होल स्क्वायर क्यों किया अभी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2 है ना. ओके सर. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इतना लिखो, फिर परसेंटेज चेंज तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. यहां तक लिखिए आप और मुझे डाउट्स बता दें. सर एक बार थर्ड पॉइंट से बता दीजिए. ठीक है, इसको लिखते जाओ. जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा मैं समझाता चला जाऊंगा. देखो, जहां नहीं समझ में आ रहा है प्लीज दोबारा पूछते जाओ. ये जो अभी जो टाइम है ना, आप दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. या तो आप वेट करें क्लास खत्म हो जाए और जब आपके एग्जाम्स आए तो आप परेशान रहें कि क्या करूं मैं, या आप अभी थोड़ा सा पेन लो. पेन लेना पड़ेगा, मतलब आपको पूछना पड़ेगा बार बार जहां आप अटक रहे हो. थोड़ा सा पेन अभी ले लो तो एग्जाम में जब आप बैठे हुए होगे तब आप पूछो. चॉइस इज योर्स. सर यस सर हम ये जो रिलेशन आपने निकाला है इसको हम वैसे mv सिर्फ लेके v के टर्म्स में भी कर सकते हैं. v वेरिएबल हो जाएगा फिर ना. एक p वेरिएबल होगा, एक v वेरिएबल होगा. दो वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, तो इसीलिए हमने इसको p वेरिएबल है, मास कांस्टेंट है, तो इसीलिए इस टर्म्स में रखते हैं स्टार्ट. ओके सर. सर स्क्रॉल. हाँ, सर अगर हम जैसे डिपेंड्स ऑन फ्रेम रेफरेंस कह रहे हैं तो उससे कोई साइन में डिफरेंस भी पड़ेगा कि अगर नीचे से देखें तो नेगेटिव, ऊपर से देखें तो पॉजिटिव? तो चलो तुमने अच्छा वो पूछ लिया. काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी. तो ऐसा नहीं होगा कि एक फ्रेम से पॉजिटिव एक से नेगेटिव. एक फ्रेम में ज्यादा हो सकती है, एक फ्रेम में कम हो सकती है.
ओके सर। ठीक है, जैसे अगर आप रोड पे खड़े हुए आपको लगेगा एक कार बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से जा रही है, बट अगर आप उस कार में जाके बैठ जाओ तो आपको लगेगा आपके रिस्पेक्ट में तो कार रेस्ट में, आपके रिस्पेक्ट में कार की काइनेटिक एनर्जी 0, बट होगी काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूज। ओके सर। किसी ने कहा था, इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। आप एक काम करो, m से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, m से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, सो इट्स m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m मींस p स्क्वायर बाय 2m। आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन आ गया। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिस्टेंस की तरह है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड है महाराज। जैसे वेलोसिटी डिपेंड करती है ना कहां से देख रहे हो आप ट्रेन से, एक बार एग्जांपल दिया था मैंने, ट्रेन में आप बैठे हुए हो, एक पैसेंजर सामने, उसे लगेगा आप रेस्ट में हो। पैसेंजर ट्रेन के बाहर ग्राउंड पर खड़ा है, उसे लगेगा आप ट्रेन के साथ मूव कर रहे हो। सर Kinetic काइनेटिक energy एनर्जी चेंज इसलिए ही हो रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव। वेलोसिटी पे डिपेंड करी, राइट। सो अगर काइनेटिक एनर्जी को किसी चीज से रिलेट कर याद रखना चाहते हो देन दैट शुड बी वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड से कनेक्ट करके याद। सो मैंने इसको p स्क्वायर बाय 2m लिख दिया, इसे इधर मल्टीप्लाई किया तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया और लगा दिया। इसे लिखो, स्टेप्स बता दे जाओ किस स्टेप पे प्रॉब्लम है, फिर मेरा काम है कैसे समझाना है। सर हमने P1 और P2 क्यों लिखा सर? क्योंकि कह रहा है मोमेंटम चेंज हो रहा है। पहले मोमेंटम कह रहा है ना, मोमेंटम इंक्रीज बाय 10%, दैट मींस इनिशियली कुछ और रहा होगा, फाइनली कुछ और हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम को मैंने P1 ले लिया, फाइनल मोमेंटम को मैंने P2 ले लिया। ठीक है, मोमेंटम चेंज कर रहा है, इनिशियली कुछ और था, फाइनली जाकर कुछ और हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम को मैंने P1 लिया, फाइनल को मैंने P2 लिया। अब मैं P2 को P1 से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। P2 को P1 से रिलेट करने के लिए उसने बताया आपको कि यार 10% बढ़ जाएगा। So P2 is P1 plus 10% of P1. ठीक, फिर कह रहा हूँ ये हाफ एन आवर जो रह गया तुम पे डिपेंड करता है, तुम कैसे गुजारते हो इसे। क्लास खत्म होने का वेट कर लो या थोड़ा पेन ले लो। मतलब जितना आप आज कर रहे हो उससे कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रखे होंगे अगर चैप्टर नंबर 6 आ रहा है। सर स्क्रॉल अब आपको परसेंटेज चेंज चाहिए। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100। तो आप यहां कैलकुलेट करोगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज चेंज। सो ये कितना आ जाएगा? देखो K2 क्या होगा? K2 इज 1.21। सर ये सर हमने K2 में सर 2m क्यों करा मल्टीप्लाई? ये तो रिलेशन था ना, देखो P2 स्क्वायर बाय 2m था, तो ओके मैंने सर। P2 की वैल्यू रखी 11 P1 बाय 10, 2m तो बेचारा अपनी जगह रहेगा। इस P2 इज 11 P1 बाय 10 ना, तो 2m तो अपनी जगह रहेगा एज इट इज। माइनस K1 is P1 square by 2m multiplied by K1 which is P1 square by 2m multiplied by 100. So it's 1.21 minus 1 by P1 square by 2m into 100. 1.21 minus 1 is 0.21 multiplied by 100. It's 21%. तो अगर आपने मोमेंटम को 10% से चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय 21%।
देवेन क्योंकि इनिशियल से डिवाइड करेंगे ना, जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज, तो हम चेंज लेते हैं और उसे इनिशियल से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो सर ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है ना सर बेसिकली, हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल, जितना मैं आपको करा रहा हूँ हर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी तो क्या होगा मोमेंटम पर, 4 टाइम्स कर दी, वो क्वेश्चंस मैं आपको भिजवा दूंगा। हाँ कोई और भी कुछ पूछ रहा था? यस असीम, सर क्वेश्चन शो कर दीजिए। क्वेश्चन शो कर। सर रेफरेंस के लिए आप ये नोटबुक ग्रुप पे अपलोड हो जाएगा हाँ व्हाट्सएप मैं ग्रुप पर अपडेट में इसका लिंक है मैं दे दूंगा, जैसे गूगल डॉक खुलता है ऐसे ही ये खुल जाएगा। ओके सर। Sir, please scroll down. कॉपी से ज्यादा ना कोशिश करो अपनी परमानेंट मेमोरी में से स्टोर कर लो। हाँ देविन, जो रेगुलर क्लास में जैसे चल रहा है रेगुलर क्लास में, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल अलग है। और इन क्लासेस का फायदा तभी है व्हेन यू कैन स्कोर 100% इन दोस टॉपिक्स जो आपने रेगुलर क्लास में कर रहे हो, वहां से हाफ मार्क भी नहीं कटना चाहिए। सर स्क्रॉल। ये इजी वाला क्वेश्चन था या टफ वाला? ये इजी वाला था। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। थैंक यू। Sir, this is noted. ओके ओके, 3 टॉपिक्स और हैं, उसके बाद ये 40% वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा। काइनेटिक एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम इज द सोल ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। मतलब बहुत रेयर होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चंस ना मिले। वर्क एनर्जी थ्योरम करता क्या है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर लेता है। तो जो भी आपने वर्क डन में पीछे सीखा है वो, और जो आप काइनेटिक एनर्जी में सीख रहे हो, ये दोनों को क्लब करके क्वेश्चंस आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर आप वर्क एनर्जी चैप्टर से 6 चैप्टर से सिर्फ कोई एक चैप्टर एक टॉपिक पढ़ के जाते हो, then that topic should be work energy theorem। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन is equal to change in kinetic energy। kinetic energy simple, work done change in kinetic energy means final kinetic energy minus
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये जो वर्क डन है, दैट्स टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। लेट्स से आपके सिस्टम पे 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, पांचों फोर्सेस का सम अप कर दो, दैट्स टोटल वर्क डन। इट्स टोटल वर्क डन by all forces. Total work done by all forces is final kinetic energy minus initial kinetic energy is work energy zero. एक बहुत सिंपल एग्जांपल से अगर मैं स्टार्ट करूं, जो एग्जांपल आपके स्कूल में इतना इजी पूछेगा भी नहीं, वो आपसे कहे कि यार एक काम करते हैं, एक बॉडी है ना, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, हाँ, फिर वो कहता है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 15 जूल। बताओ बॉडी पर वर्क डन कितना किया होगा फोर्स ने? वर्क डन इज सिंपल, 15 माइनस 10 ना 5 जूल हो जाएगा। अब इतना आसान तो पूछेगा नहीं आपसे। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इस वर्क डन से मॉडिफाई होते हैं। वर्क डन आपने सीखा कि वर्क डन कितने, इसीलिए मैंने वर्क डन पे बहुत स्ट्रेस दी थी शुरू में कि वर्क डन कांस्टेंट फोर्स का होगा, वर्क डन वेरिएबल फोर्स का होगा। वेरिएबल फोर्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, उन क्लासिफिकेशन से या न्यूमेरिकल्स की क्लासिफिकेशन होती चली जाती है। जब मैं क्लास में कराऊंगा तो बताऊंगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, बट फिलहाल क्लासिफिकेशन वही है जो वर्क डन की क्लासिफिकेशन। तो दो क्वेश्चंस करते हैं इसमें, दोनों एनसीईआरटी से करते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें कांस्टेंट फोर्स हो, दूसरा क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल वाला तो शॉर्ट एग्जांपल होगा एनसीईआरटी का, कांस्टेंट फोर्स वाला एग्जैक्ट एनसीईआरटी ने वो नहीं दिया, उससे कुछ मिलता जुलता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है अक्सर, वो कहता है एक वुडन प्लैंक है, कहता है अ बुलेट with velocity अगर तुम ये देखना चाहते हो ना कि अगले 2 साल के बाद, 12th के बाद तुम जेईई और नीट क्रैक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तो उससे देख लेना कि 2 वीक में तुम कितना कर सकते हो। ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते। अगर आप में अभी इतना स्टैमिना है ना कि आप 2 वीक के अंदर 7 चैप्टर कर जाते हैं और स्कूल एग्जाम्स में 80-85%, 70 इन बिटवीन 70 to 90 आप स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स अब आप नीट और जेईई आसानी से क्रैक कर जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस लाने, नॉट जस्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एटीट्यूड बहुत चेंज लाना पड़ेगा। तो आप टेस्ट कर सकते हो खुद को इन एग्जाम्स। बुलेट 10 मीटर पर, यार मैं 10 नहीं लेता, नंबर नहीं ले रहा मैं, ठीक है, मैं वी ले लेता हूं। मूविंग विद वेलोसिटी v passes through a plank of thickness t। क्या लगता है तुम्हें, एक बुलेट है, एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक है जिसकी कुछ थिकनेस है t। जब उस वुडन प्लैंक से एक बुलेट बाहर निकलेगी तो वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेगी वेलोसिटी, बढ़ जाएगी, हो जाएगी, डिक्रीज डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो जाएगी। प्लैंक ऑफ थिकनेस t and emerge with velocity v by t। आधी वेलोसिटी रह गई जब वो इमर्ज हुआ, देन it again enter into another plank। मैं बेसिकली कई न्यूमेरिकल्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली 3 न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो वो 3 में से कुछ भी आपके एग्जाम में आए आप लिख कर आ जाओ। देन इट अगेन एंटर्स इनटू अनदर प्लैंक and emerge with 0 velocity। Calculate thickness of second plank। Average resistive force
exerted by both the planks is same. दोनों प्लैंक्स जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना, वो फोर्स सेम, वो फोर्स अलग नहीं हो रही। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स दोनों प्लैंक के लिए सेम। थिकनेस चाहिए तो देखो हो गया रहा है। फर्स्ट प्लैंक, और सोचने की कोशिश करो, थिकनेस T, बुलेट आती है विद अ वेलोसिटी V। प्लैंक ने कुछ तो फोर्स अप्लाई करी होगी, मींस प्लैंक कुछ तो वर्क डन कर रहा होगा इसके ऊपर। जब ये बाहर निकलती है बुलेट, तो ये निकलती है वेलोसिटी V/2। ये जो दिख रहा है आपको ब्रैकेट में, ये इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन लिखते हैं। बुलेट यहां से यहां आई, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? T डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? F। बुलेट मूव कर रही है राइट में, फोर्स एक्ट कर रही है लेफ्ट में, तो एंगल कितना है? सर अगर हम वर्क डन निकालेंगे इसके अंदर तो वो आ जाएगा, मतलब प्लैंक्स ने कितना फोर्स लगाया फिर उसको। हाँ अभी देखते हैं। बिल्कुल वर्क डन लिख दिया। ये समझ में आया? वर्क डन FT cos dt। जी सर मुझे नहीं आया। देखो सर एक बार बता सर दीजिए। एक बार और समझा दीजिए। चलो गुड गुड। सर सुनो सुनो सुनो, cos ये में- बुलेट है, ये एंटर करती है, यहां से यहां तक बुलेट आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बुलेट ने? T, थिकनेस के इक्वल। जी यस सर। मैं इसको एक बार ना थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ। वर्क डन को मैं लिखता हूँ FS cos थीटा, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखता हूँ हाफ mv²। जब तक ना समझ में आए हाँ मत बोलना, ना बोलते रहो, फिर मेरा काम है समझाना। F रेजिस्टिव फोर्स F लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट इज द थिकनेस ऑफ द प्लैंक। जब ये बुलेट यहां से यहां तक आएगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? थिकनेस। फोर्स रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्ट तो तभी करेगी ना अगर ये बुलेट राइट में जा रही है तो फोर्स लेफ्ट में एक्ट करे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो एंगल कितना? 180 डिग्री। वो है ना? जी यस सर। यस सर। हाफ m। v2 कितना है? जिस वेलोसिटी से बाहर निकला कितना आ गया? V/2 v/2²। v1 कितना है? जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, v1 कितना आ गया? सो ये आया cos 180 इज -1। minus half mv²। so minus ft half mv²। (1/4 minus 1) it's -3/4। so I call this as my equation number 1। इसको आप कॉपी करोगे और इसके बाद जो सेकंड प्लैंक है ना, जिसकी थिकनेस अननोन है, तो मुझे नहीं पता इसकी थिकनेस क्या है। थिकनेस इज अननोन, x है थिकनेस, मुझे नहीं पता x कितना है। एंटर करता है। अब ये बुलेट इस सेकंड प्लैंक में एंटर कर रही है तो v/2 वेलोसिटी से एंटर कर रही है। जब बाहर निकलती है तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, ऑलमोस्ट रुक जाती है। रेजिस्टिव फोर्स सेम है जो पहले थी, x निकालना है। तरीका यही है, सेम वर्क एनर्जी थ्योरम यहां अप्लाई करना और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेना, तुम्हें x मिल जाएगा। लिखना शुरू करो। सर एक बार पहले प्लान का वापस समझा दिया। इसको लिखो, क्वेश्चन लिखो, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा मैं फिर से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हमें सेकंड पार्ट में जो हमें डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करना है सेकंड से। इससे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना, जो आप सेकंड आप लिखोगे, फर्स्ट तो मैंने लिखी है ना, सेकंड इक्वेशन आप ऐसी लिखोगे सेकंड प्लैंक के लिए, फिर डिवाइड करो। ओके सर।
मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आप सीखोगे तब जब आप खुद सॉल्व करो। देखो ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं और कोई और ड्राइव कर रहा है, तो आपको रास्तों का पता ही नहीं चलता। जब तक पापा ड्राइव करते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। जिस दिन खुद ड्राइव करना शुरू करते हो उस दिन दिखने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद करो, समझ में आना शुरू होगा, फिर तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या नहीं आता। मेरे बताने से तो सिर्फ हिंट मिलती है, एक आइडिया मिलता है कि कैसे करना है। सीखोगे तब जब आप खुद करते सर लिख लिया क्वेश्चन। हो। ओके, चलो। So, तो सर आपको चैट का आंसर भेजना है? हाँ, मुझे चार्ट में भेज। सर एक्स इन टर्म्स ऑफ टी बताना है ना? सर पहले वाला प्लान समझा दीजिएगा। ओके, सो देखो, जब इसमें एक सेकंड, देखो पहले प्लैंक में, प्लैंक है वुड का एक टुकड़ा है जिसमें थिकनेस टी है, बुलेट एंटर कर रही है v वेलोसिटी से, जब बाहर निकलती है तो वेलोसिटी हाफ हो जाती है, v/2 हो जाती है। सो ऑब्वियसली जब वो एंटर कर रही है तो उसमें मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लैंक रेजिस्ट कर रहा होगा उसके मोशन को, कुछ फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज इट। वर्क डन लिखा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन होता है एफ कॉस थीटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर, इनिशियल इज हाफ mv1 स्क्वायर। फोर्स कितना, रेजिस्टिव फोर्स F। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, जो थिकनेस है प्लैंक की। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना, 180। हाफ mv2 कितना, v/2 स्क्वायर, है ना, बाद में v/2 है, पहले v था, हाफ mv स्क्वायर। माइनस ft इज हाफ mv स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ mv स्क्वायर। cos 180 इज -1, cos 180 -1 देखो। हाँ बताइए, यहां तक आया अब? ये सर बस जी सर सेकंड प्लैंक का इक्वेशन निकालने के बाद तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। चलो मैं लिख देता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऋषिक अभी चेक करते हैं। हाँ, सो वर्क डन इज F x cos 180, final kinetic energy 0, initial kinetic energy is half m v by 2 square minus fx soft, that's equation। तो जब आप डिवाइड करोगे ना 1 and 2 को, so it's minus of ft, it's half mv square minus 3 by 4 divided by minus fx minus half
mv square by 4. Cancellation देखो, force will cancel this force, half mv square will cancel this half mv square, 4 will cancel the 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया t by x is 3, तो x is t by 3. वेरी गुड ऋषिक, सही आ रहा था, समझ में आया? दोनों के लिए इक्वेशंस लिखी और दोनों को इक्वेट कर दी. सर 3 पे जो नेगेटिव साइन है वो किससे कैंसिल हुआ? पीछे वाला नेगेटिव ना. ओके सर. सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इसी पार्ट में, वर्क डन और जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम करते हो. इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम पर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उसे जरूर करना. तो आंसर से हम थीटा 180 ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो cos 180 होगा, बुलेट राइट में जा रही है, फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, तो 180 ही होगा. सर कौन सा फोर्स? देखो ये जो प्लैंक है ना, एक वुड का टुकड़ा है, वो जो प्लैंक है वो कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन रोकने के लिए, ये वो फोर्स है भाई. जैसे अगर आप सर जैसे आप हमने डिवीजन में डिवीजन में सर प्लस 3/4 कैसे ले लिया सर, और जो हमारा वो है 4 सर, जो हमारा लास्ट में डिवाइड करा है सर, प्लस 4 कैसे ले लिया, क्योंकि सर तो इक्वेशन -3/4 है ना. -3/4 है, लेकिन देखो यहाँ भी माइनस है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मैं यही सारे माइनस कैंसिल कर सकता था. मैंने इस माइनस को -FT वाले माइनस को इस वाले माइनस से कैंसिल किया, -3/4 वाले माइनस को इससे कैंसिल किया. सर वो यहाँ पे सर प्लस टाइप्स लग रहा था इसलिए. अच्छा अच्छा अच्छा. सो आपके लिए एक क्वेश्चन है, दैट्स solve example of NCERT from work energy and power, and that is ये वर्क एनर्जी थ्योरम पर एग्जांपल 6.6, इसे जरूर करिएगा. इसमें सब आपको आता है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना आपको आता है. एग्जांपल 6.6 वर्क एनर्जी थ्योरम. सर 6.6. यस 6.6. ये आंसर से हम ये भी लिख सकते हैं ना कि जो सेकंड प्लैंक है वो 1/3 है उसमें थिकनेस में. Right. Okay, so let's stop here. So ये आपका 40-45% कंप्लीट हो गया. 2 लेक्चर्स और होंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा. इसमें मेजर जो पोर्शन है वो आज का लेक्चर है. इसे अगर कहीं डाउट्स रह गए हैं तो मुझे फिर बता दो, अगर कहीं कोई इशू है. मैं आपके साथ ये नोटबुक शेयर कर रहा हूँ, इसे फिर करो. अगर ये आपको आता है दैट मींस वर्क एनर्जी पार आप कर लोगे. फिर आगे जो चीजें हैं वो इजी हैं. तब टफेस्ट पोर्शन यही था, फर्स्ट पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. कल फिर क्लास ठीक है. सर ये क्वेश्चन 6.6 करना है हमें होमवर्क में. यस 6.6 करना है. एग्जाम्पल नंबर 6.6 सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी. ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी. थैंक यू. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मुनीब लिख लिया था आपने?